यहीं पे थे ना बेटा हम लोग, देखो हम लोग ये सर्विक्स तक हमने पढ़ लिया था। सर्विक्स क्या था बेटा, जो सेपरेट कर रहा था वजाइना को किससे बेटा, यूट्रस से। इसके अलावा होल्ड करने में मदद कर रहा था बच्चे को, और डायलेट ड्यूरिंग बर्थ टू अलाउ, मैंने बोलता ना ऐसे चिपका रहता है पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, पर जब बच्चा बाहर निकलने वाला होता है तो ऐसे डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा बाहर आ जाता है आसानी से। समझ रहे हो ना। अभी आपको पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखना जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं अधिकतर का काम पता है क्या होता है, ये जो सर्विक्स होती है ना इसे बहुत थिक म्यूकस, इसके बीच में थिक म्यूकस बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि नीचे वजाइना तो है पर ये पूरा का पूरा चिपका पड़ा है, तो स्पर्म अंदर की तरफ जा ही नहीं पाते। अभी पढ़ाएंगे जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो आपको समझ आएगा। इसके अलावा वजाइना आपको मैंने बता दिया, ये वो जगह है, पाथवे है जिसके थ्रू क्या जाता है बेटा, स्पर्म, और इसी के थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी ब्लीडिंग बाहर की तरफ निकलेगी। फंक्शन एज अ बर्थ कैनाल, इसी में से बच्चा निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वजाइना। क्या कहते हैं बेटा, वजाइना। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जैसे हमारी नाभि होती है तो बेटा वो जो है वहीं से बेटा अम्बलाइकल कॉर्ड जोड़ा होता है। क्या जोड़ा होता है बेटा, अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड क्या होता है, देखो ये रहा बच्चा, ये देखो यहीं पे होगी उसकी नाभि, यहाँ से कॉर्ड निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अम्बलाइकल कॉर्ड। मदर का टिश्यू होता है जिससे अम्बलाइकल कॉर्ड जुड़ता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा वो पार्ट है जहाँ से मदर और बच्चे के बीच में एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्कूल में, ये आ चुका है पेपरों में आपके सवाल कि प्लेसेंटा का क्या काम है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मदर से खाना आएगा, मदर से ऑक्सीजन आएगा बच्चे के लिए, और बच्चे के अंदर जो CO2 बन रहा है, गंदगी बन रही है, वो सारी प्लेसेंटा से मदर के अंदर चली जाएगी। तो अम्बलाइकल कॉर्ड क्या है बेटा, फॉर्म द डेवलपिंग फीटस टू द प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा से जोड़ने के लिए जो पाइप जा रही है उसे क्या कहते हैं बेटा, अम्बलाइकल कॉर्ड। अब प्लेसेंटा क्या है बेटा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप इनसाइड द यूट्रस टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। बच्चे को नरिश करेगा, खाना देगा, ऑक्सीजन देगा, बच्चे की गंदगी को ले लेगा। तो ये देखो बेटा, ये है प्लेसेंटा और ये क्या है बेटा, अम्बलाइकल कॉर्ड। ऐसे आपको याद रखना है। अरे भाई नालायक को बातें मत करो। तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, अच्छा ये प्लेसेंटा क्या पता है तुम्हें, प्लेसेंटा बहुत सारी चीज़ें रिलीज करता है। तुमने देखा होगा टीवी पे आता होगा प्रेगा किट, प्रेगा किट करके आता है, देखना टीवी पे ऐड आता है, प्रेगा किट, प्रेगा न्यूज़ ऐसे करके आती है ना। वो क्या होता है बेटा, एक किट बनाई है इन्होंने। वो क्या होता है, जब इस पर यूरिन डाला जाता है ना अगर फीमेल का, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होगी प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होगा तो यूरिन में भी प्रोजेस्टेरॉन आ रहा होता है। तो जो किट है ना वो तुरंत बता देती है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। तो मतलब मैंने तुम्हें उसका मैकेनिज्म बता दिया, इतना ज़्यादा अभी इस लेवल पे आना जरूरी नहीं है, बट आपको पॉइंट्स बताए तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखो बेटा, आपको ये बता दिया मैंने कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, आपको पता है इसे हम लोग डिवाइड कर करके बताते हैं, ट्राइमेस्टर के हिसाब से बोलते हैं। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। पहले के 3 महीने को कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट। अगले 3 महीने को क्या कहते हैं बेटा, सेकेंड ट्राइमेस्टर। और लास्ट 3 महीने को क्या कहते हैं बेटा, थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब 3 महीने को हमने क्या बोला है, ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसके बाद देखो क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। ये बच्चा है, ये अम्बलाइकल कॉर्ड है, यह यूट्राइन वॉल है, यूट्रस की वॉल है। इस प्लेसेंटा पे बेटा विलाई मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, विलाई। आप लोगों को याद हो इंटेस्टाइन वाले में हमने पढ़ा था, ऐसा विलाई मिलता है। क्या मिलता है बेटा, विलाई, जिसकी मदद से क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस या फिर एब्जॉर्प्शन, चीज़ों का एक्सचेंज होता है ना। वहाँ पे हमने इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि विलाई जो है सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए, अगर आपको याद हो। 10th क्लास में आपको, 9th क्लास में, तुम अभी किस क्लास में हो, 10th में हो ना तुम, 10th में ही तो तुम्हें नहीं पढ़ाया। अच्छा 10th में ही तो तुम्हें इस चैप्टर में भी पढ़ाया होगा मैंने, पहले चैप्टर में अरे मुझे ना वो पिछले साल वाला बैच याद आ रहा है, जो पिछले साल वाले बैच पढ़ाया था ना 10th क्लास को, वो वाला है। नहीं बेटा, और मैं पहली बार रेडेक्स में आने के बाद मैंने 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाया। आज तक मैंने कभी भी यहाँ आने से पहले कभी आज तक 9th 10th के बच्चों को नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ 12th और 11th के बच्चों को, वो भी नीट के लिए पढ़ाया है, ना बोर्ड के लिए पढ़ाया। यहाँ पे आके मेरा माहौल पूरा बदल गया, समझ रहे हो, डाउन होल। हाँ, हर जगह अपहिल होता है, यहाँ पे मेरा डाउन हिल हो गया।
सब नालायक बच्चे नालायक ब्रीड। तुम लोग क्या पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है तुम लोगों को, सारे नालायक, 2-4 बच्चे छोड़ दो, 2-4, ठीक है। चलो देखो इधर, विलाई ऑन प्लेसेंटा एम्ब्रियोसाइट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर क्या क्या बेटा, बच्चे को खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए और बच्चे की गंदगी को बाहर निकालने के लिए विलाई प्रेजेंट है। इसको आपको याद रखना, रख लोगे। प्लेसेंटा पे विलाई है जिसके थ्रू देखो ये रहा विलाई, इसके थ्रू क्या होगा, बच्चे को खाना जाएगा, बच्चे को ऑक्सीजन जाएगा और बच्चे का CO2 लिया जाएगा, बच्चे की गंदगी ली जाएगी, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद है मेंस्ट्रुएशन, वही जो बेटा अभी आपको बताया, बहुत सिंपल शब्द में लिखा, देखो क्या है, प्रोसेस ऑफ शेडिंग द यूट्रस लाइन लीडिंग टू वजाइनल ब्लीडिंग एट इन अ रेगुलर मंथली बेसिस। ये बेटा 28 दिन की भी हो सकती है, 30 दिन की भी हो सकती है, 32 दिन की भी हो सकती है, 34 दिन तक भी जा सकती है। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल ही गायब हो जाती है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अगर सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है फीमेल, या बहुत ज़्यादा बीमार है, या खाना नहीं मिल रहा, या कोई अलग दवाइयाँ चल रही है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को स्किप करने के, ठीक है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इसके अलावा एक्सरसाइज करना चाहिए, तो सारी चीज़ें नॉर्मल चलती है, ठीक है बेटा। What happen when egg is not fertilized? समझ गए ना आप, क्वेश्चन क्या है, What happen when egg is not fertilized? आप बताओ, अंडा है बना पर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, अंडा कुछ दिन में मर जाएगा, मरने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो जो एंडोमेट्रियम पे जो सेल की लेयर बनी थी वो धीरे धीरे टूटेंगी और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। पर अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है बेटा, हाई, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो वो एंडोमेट्रियम की लेयर को टूटने नहीं देता। अगर जब एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस है, इसमें सेल का गुट्ठा है बेटा, जब ये टूटेगा, अकड़ अकड़ के टूटेगा, यूट्रस ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के टूटती है ताकि वो जो अंदर सेल है वो टूट जाएगा, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो पेन होगा ना भाई, सेल टूट टूट के निकलेगी, उनके अंदर खून भी है, नर्व भी है, तो पेन तो होगा ही, पेन का सेंसेशन होगा ही। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसलिए ब्लीडिंग और पेन दोनों होता है, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो फीमेल ओवरी अगर प्रोड्यूस एग कर रही है, अगर महीने में एक बार प्रोड्यूस करती है, यूट्रस विल बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, मतलब समझ गए ना, सेल का क्या बन जाएगा बेटा, पूरा का पूरा गुट्ठा जिसके अंदर खाना है, ब्लड है, नर्व है। अगर वो फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से तब तो क्या हो जाएगी बेटा, प्रेगनेंसी। पर अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा, अंडा भी मर जाएगा, कुछ दिनों में अंडा मर जाएगा और यूट्रस वॉल में से बेटा जो सेल है और ब्लड है वो सारा का सारा टूटेगा और पूरा का पूरा निकलेगा। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में जनरली 12-15 वही प्यूबर्टी वाली स्टेज में स्टार्ट होती है, किसी में 16, किसी में 17, समझ रहे हो। और इसे हम लोग जब स्टार्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं मेनार्च। क्या कहते हैं बेटा, मेना। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है फीमेल में उसे कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं बेटा, मेनोपॉज। जनरली 45 साल से लेकर 50 साल के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। इसके बाद आपने देखा होगा कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो रही होती है तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बहुत सारे। अब देखो तुमने देखा होगा जैसे औरत थोड़ी सी बूढ़ी होनी चालू हुई 45-50 साल की, हड्डियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होना चालू हो गया। कि कोई देखना घरों में सबसे ज़्यादा मम्मियों को पाँव में दिक्कत होगी 50 साल। क्यों? वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब जो यूट्रस था जो कई सारे हार्मोन्स बना रहा था, जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि जो यूट्रस है जो उससे हार्मोन्स निकल रहे हैं ये बोन के लिए भी ज़रूरी थे। तो अब ये बनने बंद हो गए तो देखना मदर को कितना हड्डियों में दिक्कत होना चालू होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, एक काम ये, दूसरा कारण विटामिन डी है। ठीक है, तो ये याद रखना तुम लोग। ठीक है, वट हैपन व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। समझ गए ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस में जितने सेल हैं सब, ये देखो एक पूरा सेल का गुट्ठा बना था खून से भरा हुआ, ये सारा टूटेगा और सारा का सारा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, अब यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि एक गर्ल चाइल्ड है, बच्ची है, उसका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में तो उसे क्या कहते हैं बेटा, मेनार्च। क्या कहते हैं बेटा, मेनार्च। जब पहली बार उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, मेनार्च। 11-12 साल से लेकर के आपको बता रहा हूँ 15, 16
16, 18 तक ये खिंच जाता है। कोई मतलब इसकी एक फिक्स वो नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत सारी रिसर्चेस बोलती हैं 15-16 साल तक भी फीमेल्स में आता है, 11-12 साल से भी स्टार्ट हो जाता है। और मेनोपॉज बेटा जो आपको मैंने बताया 45 साल से लेकर 50 साल तक वो उम्र होती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद हो जाती है फीमेल्स के अंदर। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? मेनोपॉज। और इसे कहते हैं ओल्ड एज। इसीलिए फीमेल जो होती है बेटा, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मेल को फीमेल से फिजिकली कंपेयर मत करो, है ना। क्यों? क्योंकि भाई मेल्स के अंदर ये प्रोसेस तो है नहीं, है ना, फीमेल्स के अंदर। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वीकनेस होती है, सर में दर्द होता है, पेन होता है, वॉमिटिंग होती है ना। तो इसलिए मेल की फिजियोलॉजी और फीमेल की फिजियोलॉजी थोड़ी सी अलग है। चलो अब देखना 2-4 क्वेश्चन है, आप लोग डिस्कस करो फटाफट। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टेक प्लेस रिस्पेक्टिवली इन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा था बेटा? फैलोपियन ट्यूब। मैंने तो आपको और अच्छा बताया, फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला में, इस्थमेटिक एम्पुला लिखा रहता है कई जगह। और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है बेटा? यूट्रस में। कहाँ होता है बेटा? अरे यूट्रस में तो सेल का गुट्ठा बना पड़ा है जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होता था बेटा। अगला पॉइंट बताओ, टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। टेस्टिस क्या कर रही थी बेटा? स्पर्म का प्रोडक्शन। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इम्प्लांटेशन, मेंस्ट्रुएशन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन। बच्चा बेटा कहाँ पे धीरे धीरे डेवलप कर रहा था? यूट्रस के अंदर, ठीक है बेटा। अगला क्या है? डैश हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। बताओ भाई, मदर से कौन खाना पीना दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है और CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है? प्लेसेंटा। कौन बेटा? प्लेसेंटा। तो इसके साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी खत्म हो गया। एक छोटा सा पार्ट रह गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक बार इसकी इमेज बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये मतलब है बेटा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है बेटा जो सेक्स करने से परफॉर्म होती हैं और जिसका कोई इलाज भी नहीं है। जैसे बेटा एड्स, HIV, अगर किसी को हो जाए तो उसका मरना तय है। अब कितने दिन चल जाए, 5 साल, 2 साल, 10 साल। मैं तो कुछ लोगों को जानता हूँ जो 12-12, 15-15 साल से HIV पॉजिटिव है, आज भी जिंदा है। इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है भाई। ये वायरस है ना, वायरस की जनरली दवाइयाँ नहीं बनती है भाई, वायरस की दवाइयाँ नहीं बनती। आपने कोरोना में भी देखा होगा, कोरोना में भी आपने देखा होगा कि भाई वायरस को नहीं मार रहे थे हम लोग, वैक्सीन बना रहे थे। तुमने नहीं सुना होगा कि वायरस का टैबलेट बन गया, खा लो तो ठीक हो जाओगे। हम ये कहते हैं कि इसके खिलाफ हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं। तो देखो HIV वगैरह वो भी वायरस है। तो बेटा हम लोग ये चाहते हैं कि सेक्स परफॉर्म हो, एक तो प्रेगनेंसी ना हो, दूसरा जो सेक्स से होने वाली डिजीज़ हैं वो ना हो भाई। तो ये हमारे 2 मोटो हैं टॉपिक को पढ़ने के लिए। तीसरा मोटो है आप लोगों को सेक्सुअली एजुकेटेड किया जाए, मतलब सेक्स रिलेटेड एजुकेशन हो आपके पास, कि आप अपनी समाज में लोगों की मदद कर सको, ठीक है। तो अगले ध्यान से अगर सुनोगे तो बहुत सारी चीज़ें मुझे तो आती है, पता है, जो तुम्हारे काम आ सकती है लाइफ में, थ्योरी के अलावा, एक किताबी लाइनों के अलावा। तो मैं आपको सब बता सकता हूँ, ठीक है। अगर बकैती करोगे तो सिर्फ जो 4 लाइनें लिखी हैं बता के मैं सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब समझ गए, वो डिजीज़ जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है किसके दौरान बेटा? सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब समझ गए ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इंट्रोड्यूस होना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कोइटस। क्या कहते हैं बेटा? कोइटस। आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब सिंपल जो सेक्स के दौरान डिजीज़ फैलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या फिर इसी को शॉर्ट में लिखा रहता है STD। क्या लिखा रहता है बेटा? STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेनरल डिजीज, बहुत सारे नाम हैं इस STD के, ठीक है। अब देखो ये भी देखा गया बेटा कि जो STD है जनरली अडल्ट्स में मिलता है। जनरली देखा गया है कि 15 साल से लेकर 25-30 साल तक के इंडिविजुअल में इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सबसे ज़्यादा मिलती है। तो STD अगर मोस्टली इन द इंडिविजुअल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी विद मैनी पार्टनर। क्या लिखा है? STD अगर मोस्टली इन द इंडिविजुअल हु आर इन्वॉल्व। सही है। देखो वैसे तो इसमें सिर्फ 1 पॉइंट लिखा, आपको मैं 4-5 पॉइंट बता देता हूँ। देखो STD फैलने के, जैसे एड्स है, किसी आदमी को एड्स हो रखा है, वो गोलगप्पे खिला रहा है, उसका हाथ कटा हुआ है, खून बस गोलगप्पे के पानी में लगा, तुम खा रहे हो, तुम्हें एड्स हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ केवल सेक्स परफॉर्म करने से होता है, समझ रहे हो। जैसे बहुत सारे केसेस देखे, अब लोग क्या करते हैं कॉलेजों में जाके नशा करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक ही इंजेक्शन हो तो उससे अफीम, गांजा, कुछ भी वो लोग मान लो कि इनहेल कर रहे हैं, ठीक, मतलब या लगा रहे हैं। तो एक ही इंजेक्शन से इसने लगाया, उसी इंजेक्शन से दूसरे ने खींच के किसी दूसरे दोस्त ने लगाया, फिर तीसरे ने, किसी एक को HIV एड्स, तो सबको फैल गया। अभी एक कॉलेज में रिपोर्ट हुआ है 65 या 70 बच्चे HIV पॉजिटिव हैं। सोच लो, मतलब पूरी
ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। इतनी मेहनत से पढ़े, माँ बाप ने पढ़ाया, पूरी ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर ली। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रिकॉशंस है। कभी भी जा रहे हो किसी डॉक्टर के पास तो देखो कि वो यूज नेडल का यूज़ ना कर दे। डॉक्टर तो कभी करेगा ही नहीं। ये क्या होते हैं, झोला छाप होते हैं ना, जैसे डिप्लोमा वाले, या मान लो नर्सिस में भी देखो कुछ लोगों के अंदर एथिक्स होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए सब काम करते हैं। डॉक्टर अगर बोलेगा ना कि 10 निडल ले आओ, तो नर्स बोलेगी कि यार 2 ही ले आओ, मैं तो लगा दूंगा। तुम खुश हो जाओगे कि डॉक्टर तो बड़ा लूटता है यार, डॉक्टर तो बड़ा लूटता है, क्योंकि भाई डॉक्टर ने सारी बीमारियां पढ़ी है। वो 20 रुपये 50 रुपये के लिए कभी रिस्क नहीं ले सकता इतनी बड़ी बीमारी के लिए। समझ रहे हो ना, तुमने नीडल को रख दिया, हज़ारों लाखों बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में जो उसके अंदर जा सकते हैं, तुम्हें बीमार कर सकते हैं। तो डॉक्टर के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं कि वो हमेशा सेफर साइड चलना चाहता है। तो कभी भी, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वेटनरी में तो हम कभी नहीं कहते कि भाई एक ही नीडल बार बार आप यूज़ करो। पर वही जो गाँव में जो डिप्लोमा वाले होते हैं, ऐसे ही सीख लिया, लगाते लगाते सीख लिया, वो क्या करेंगे, एक ही को लेंगे और बार बार लगा रहे हैं। डेली थोड़ी होता है, अरे भाई डेली बीमारी थोड़ी फैलती है, एक ही दिन तो होता है। एक ही आदमी को तो कभी होगा ऐसा, तो सोचते हैं अरे ठीक है क्या ही होगा। बट डॉक्टर वो एक आदमी की भी फिक्र करता है कि भाई मेरी डिग्री के ऊपर और मेरे कैरेक्टर के ऊपर कभी कोई लांछन ना लगा पाए। समझ रहे हो ना, तो डॉक्टर बहुत सेफ चलता है। 1 करोड़ की डिग्री की है, उसके ऊपर वो कभी भी वो नहीं आने देता, आँच नहीं आने देता। बट जो छोटे मोटे लोग हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, लगाओ मरेगा ही तो क्या फ़र्क पड़ता, भाग जाऊँगा मैं, उसका क्या है, उसकी कौन सी डिग्री है जो तुम कैंसिल करवा दोगे, जा जूते चप्पल मार दोगे, लाठी मार दोगे, यही कर सकते हो ना। बट डॉक्टर का तो बहुत नुकसान हो सकता है। इधर देखो, तो बेटा एसटीडी क्या होता है, ध्यान से देखना। सेक्स से फैलने वाली बीमारियाँ जनरली 2 तरह की होती है। ये आया था तुम्हारे पेपर में, पिछले साल का एक क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है, 2 तरह की बीमारियाँ होती है, एक होती है वायरल इन्फेक्शन और एक कौन सी होती है बेटा, बैक्टीरिया। यही क्वेश्चन आया था कि एसटीडी में कौन कौन सी डिजीज़ है, वायरल, और यही पीपीटी पिछले साल वालों को पढ़ाई। जब टेस्ट में क्वेश्चन दिया तो 1 या 2 बच्चों का सही था, उन्होंने बोला कि भैया आपने पढ़ाया ही नहीं है लग रहा है। ठीक है, तो पढ़ाया था मैंने उस टाइम भी, मतलब यहाँ क्लास में टेस्ट लिया, आखिरी में तो सही कराए थे। देखो वायरल डिजीज़ 2 तरह की है बेटा, एक तो है HIV एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसको करने वाला जो वायरस होता है उसे हम लोग कहते हैं HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या फिर रेट्रो वायरस भी कहते हैं इसको। आप बस याद करो, एड्स जो है बीमारी का नाम है। देखो जहाँ भी सिंड्रोम आ जाए ना, वहाँ मतलब समझ जाना ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारी बीमारियाँ। पता है कभी भी आदमी को एड्स हुआ, एड्स से नहीं मरेगा। वो जो नॉर्मल हमें जुकाम नहीं होता, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, वो जुकाम जो होता है वो करने वाला होता है, कौन होता था, राइनो वायरस। कौन होता है बेटा, राइनो वायरस। ये राइनो वायरस मार देगा हमें। अगर किसी आदमी को HIV एड्स है तो HIV एड्स नहीं मारेगा, ये हमारी इम्यूनिटी को इतना वीक कर देगा, हमारे इम्यून सेल, सारे इम्यून सेल को मार देगा। हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो जाएगा कि एक छोटा सा वायरस, जुकाम वाला, जो हमें जुकाम करता था और ठीक हो जाते थे हम 3-4 दिनों में, हमारी बॉडी लड़के ठीक हो, बेटा तोड़ दे, बेंच उठ जा और तोड़ दे उसे पहले, है ना। और 5-10 हज़ार फीस में बढ़वा ले बाहर जाके, है ना। तो HIV वायरस जो है बेटा, वो इतनी इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, इतना वीक कर देगा कि जो नॉर्मल जो हमारे आसपास वायरस बैक्टीरिया वो हमें मार देंगे। समझ रहे हो, इम्यूनिटी को इतना वीक कर देगा। तो वायरस से होने वाली 2 बीमारी बताओ बेटा, एड्स और वर्ड्स। अब बैक्टीरिया से होने वाली 2 है बेटा, एक है गोनोरिया और एक है सिफिलिस। क्या है बेटा, आया है क्वेश्चन, रटना है इसको, दांत मत दिखाओ, देखो मत इधर। बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारी है, 2, गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस। अब देखो फटाफट एक पॉइंट में आपको बता देते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया ना, सेक्स परफॉर्म हो रहा है बट बच्चे प्रोड्यूस नहीं हो रहे, इसको क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन। अरे क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन। तो मेथड और टेक्निक अडॉप्ट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज अ, जैसे भाई कॉन्डम का यूज़ करना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सीमन निकल रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और उसके अंदर स्पर्म था, वो प्रेगनेंसी कर रहा था। अगर इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग कवर कर दें कॉन्डम की मदद से, तो जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में था, वो जाएगा ही नहीं, वो कॉन्डम के अंदर पूरा का पूरा प्रिजर्व हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। सेक्स परफॉर्म हो रहा है बट प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही। कॉन्डम होता है, इसके अलावा डायफ्राम होता है, और इसके अलावा वॉल्ट्स होता है, कैप होता है, फीमेल कॉन्डम होता है, इसके बाद पिल्स होती है, इसके अलावा वो होती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होता है, कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टीलोड 375 होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी में होता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब ऑपरेशन करके कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये था हमारा फेलोपियन ट्यूब। अरे जो अंडे को पकड़ के ला रहा था, मैंने फेलोपियन ट्यूब को ही काट दिया, फेलोपियन ट्यूब को ही काट दिया और सिल दिया। अब अंडा बनेगा, ये पकड़ेगा भी
पर फैलोपियन ट्यूब से अंडा अंदर नहीं जाएगा, ना ही स्पर्म इस अंडे तक पहुंच पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसका ऑपरेशन मैं कर चुका हूँ, कम से कम 2 से 3 ऑपरेशन मैं कर चुका हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो फैलोपियन ट्यूब है, हम लोग फैलोपियन ट्यूब नहीं, डॉग में कुछ और काटते हैं, सर्विक्स से ही हम लोग पूरा यूट्रस रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से मेल में भी 2 से 3 ऑपरेशन मैं कर चुका हूँ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिस से पाइप जा रही थी, एपिडिडाइमिस वाज डिफरेंस, हम लोग क्या करते हैं, इस वाज डिफरेंस को कट कर देते हैं। अगर कट कर दिया तो अब ये जो टेस्टिस था, इसमें स्पर्म तो बन रहा है, पाइप में भी जा रहा है, पर आगे जा ही नहीं पाएगा, मैंने पाइप काट दी है। अरे समझ रहे हो, तो स्पर्म बनेगा पर पाइप में स्पर्म नहीं आएगा। मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे सीमन निकलेगा, पर सीमन में स्पर्म नहीं होगा। अरे सीमन में स्पर्म नहीं होगा। तो ये सारे पार्ट हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, किस तरीके से बच्चा प्रोड्यूस ना हो। तो ठीक है बेटा, वाई कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ, मैं तुम्हें एक पॉइंट और बता देते हैं, यहाँ तो एक ही लिखा है कि एसटीडी होने के क्या क्या कारण होते हैं। मल्टीपल पार्टनर होना, बेटा सेक्स वर्कर्स होती हैं जो सेक्स पैसों के लिए करती है, तो उनमें जनरली क्या होता है कि एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। मतलब बहुत सारे, अगर किसी एक आदमी को भी हुई हो, अगर उसने ट्रांसफ़र कर दी हो तो वो कईयों को फैला सकती है। इसके अलावा क्या होता है बेटा, सेक्स एजुकेशन ना होना, लोगों को सेक्स के बारे में ना पता होना। लोगों को लगता है अरे कितनी बड़ी चीज़ है, क्या है, सिर्फ डॉक्टर बता सकता है। तुम्हें इतनी सारी चीज़ें अब इस क्लास में पता चल गई है कि आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो जो एक बच्चा 12th पास आउट होता है या अडल्ट, तुम्हें अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा पता है, बस तुम इतना समझ लो। भले तुम्हारे मम्मी पापा पढ़े ही लिखे क्यों ना, इंजीनियर ही क्यों ना, तुम्हें उनसे ज़्यादा पता हो जाएगा आज की क्लास के बाद, अगर ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे तो। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो जिन कारणों में से मल्टीपल पार्टनर है, अननोन पार्टनर के साथ, जैसे ना अननोन पार्टनर के साथ सेक्स परफॉर्म करना, ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट देखा गया कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एड्स और HIV के केसेस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं कि भाई फैमिली से कट जाते हैं, तो सेक्स के लिए क्या करते हैं कि सेक्स वर्कर्स के साथ सेक्स परफॉर्म कर लेते हैं, और उनको होता है HIV एड्स, कई लोगों को, इसकी वजह से उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक डेटाबेस देखा गया कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि अननोन पार्टनर के साथ सेक्स परफॉर्म करना है ना। तो बहुत सारे रीज़न है जो अपने सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास की NCERT में लिखा हुआ है। आपको मैंने 10th में ही बता दिया, क्योंकि अब वहाँ पर तो हम मिलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अगले साल मैं भी यहाँ से मथुरा से चला जाऊँगा, आप लोग भी मिलोगे नहीं। ठीक है, कोई कहीं पढ़ेगा, कोई कहीं पढ़ेगा, तो मतलब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है टू प्रिवेंट, देखो और क्या है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं। टू प्रिवेंट अनवांटेड चिल्ड्रन, भाई मतलब कोई शादी हुई, पति पत्नी है, वो चाहते हैं कि सेक्स तो परफॉर्म हो पर बच्चा प्रोड्यूस ना हो। अगर उन्हें पता चल जाए कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मेल रिप्रोडक्टिव पे कॉन्डम लगा दिया जाए अगर, तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। तो एक ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, कि टू प्रिवेंट अनवांटेड चिल्ड्रन, कि बच्चे जो अभी बच्चे चाहते नहीं है कि भाई बच्चे ना हो। मान लो कोई फीमेल है, आर्मी में ऑफिसर है, ठीक है, और वो नहीं चाहती कि अभी इस समय बच्चे हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, ये चाहती है ये 2 साल 4 साल बाद हो, तो भाई ये सारे के सारे मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा टू मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन 2 चिल्ड्रन, अगर कोई पेरेंट चाहता है कि आज एक बच्चा हो गया, 1 साल का हो गया, अब हम चाहते हैं 4 साल 5 साल बाद बच्चा हो, तो भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। बोला ना, कुछ केमिकल है, कुछ फिजिकल है। फिजिकल में जैसे कॉन्डम, केमिकल में बेटा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉपर टी होता है, टी शेप का, उसे यूट्रस में ऐसे ले जाके डाल दिया जाता है। अब ये क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ करता है जो उल्टा काम करता है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन को नहीं रिलीज़ होने देगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए था, प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा मैंने बताया था जो सर्विक्स होता है, इसमें जो म्यूकस होता है उसे थिक कर देगा, बिल्कुल थिक कर देगा, तो स्पर्म अंदर घुस ही नहीं पाएंगे सर्विक्स से, समझ। इसके अलावा क्या करता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस, ये जो देखते हो ना पिल्स का ऐड आते रहता है टीवी में, देखना पिल्स का आता है, अब देखना तुम देखना ऐसे बना आता है टीवी में कि पिल्स की खाना चाहिए जिससे अब प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो वो सब क्या करती है, यही तो करती है, प्रोजेस्टेरॉन को नहीं रिलीज़ होने देगी, जो म्यूकस है उसे थिक कर देगी। इसके अलावा जो यूट्रस है ना उसे अनसूटेबल कर देगी इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब यूट्रस में ऐसे कॉन्ट्रेक्शन हल्का फुल्का कराती रहेगी कि अगर बाई चांस बच्चा आया भी तो पूरा फ्लश होकर बाहर निकल जाए। लोग क्यों कहते हैं कि पपीता नहीं खाना चाहिए अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, तो क्यों, वो क्या करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चा टूट के मर जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
समझ रहे हो? इसलिए लोग कहते हैं कि कोई प्रेग्नेंट है तो पपीता नहीं खाना चाहिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए मना किया जाता है। तो घर वाले अनपढ़ नहीं है, उनको नहीं पता इसके पीछे का रीज़न कि भाई मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस में तो बच्चा बाहर निकल के आ जाएगा, बट उन्हें पता है, ये चीज़ पता है। किसी डॉक्टर ने बोला होगा कभी कि प्रेग्नेंट हो तो प्रेग्नेंट औरत को कभी नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर ने मैकेनिज्म नहीं समझाया कि मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो बच्चा टूट के बाहर आ जाएगा, बट उन फीमेल्स को बस इतना पता है कि भाई कोई प्रेग्नेंट है तो उसे पपीता नहीं खिलाना है, ये नहीं खिलाना। अब देखो और क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कॉन्डम है, अगर कॉन्डम का इस्तेमाल है, किसी मेल को बेटा एसटीडी है, एड्स है, अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जा भी रहा है, अगर इसने कॉन्डम का इस्तेमाल कर रखा है तो उसे कभी एड्स नहीं होगा। तो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का और क्या यूज़ है, एक तो प्रेगनेंसी से बचा लिया, 2 बच्चों के बीच में गैप चाहिए तो कर दिया, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ है तो ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचाता है, सेक्स से होने वाली बीमारियों को बचाता है, खासकर कॉन्डम। ये लिखा हुआ है किताबों में कि बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो है बेटा कॉन्डम। क्या है बेटा? कॉन्डम। इसके बारे में डिटेल मेरे हिसाब से है नहीं सिलेबस में, आगे बायो लोगे तो पढ़ने का मौका मिलेगा। अब देखो कौन कौन से बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। एक होता है क्या डिटेल में है ना, थोड़ा बहुत तो है ही, तो बता ही देते हैं। मैकेनिकल मतलब बेटा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो मैकेनिकली स्पर्म और ओवा को मिलने से रोक रहा हूँ। मैकेनिकली मतलब फिजिकली, जैसे कॉन्डम था। इसके अलावा होता है केमिकली, मतलब समझ गए, वो कुछ केमिकल्स होंगे, या तो प्रोजेस्टेरॉन को कम कर रहे होंगे, या सर्विक्स को थिक कर रहे होंगे, या यूट्रस के इन्वायरमेंट को क्या कर रहे होंगे बेटा, अनसूटेबल। क्या कर रहे होंगे बेटा? अनसूटेबल। अगला है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मैंने बोला बेटा टी शेप का होता है, कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टीलोड 375 होता है, बहुत सारे होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिन्हें फीमेल की यूट्रस के अंदर डाला जाता है। ये क्या करते हैं, हर समय कुछ केमिकल रिलीज करते रहते हैं जो प्रेगनेंसी को उन्हें नहीं देते। देखेंगे जितना आपके इसमें लिखा हुआ है उतना बता देंगे। अगला होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड समझ गए, जो मैंने बताया था आपको कि फीमेल में या तो फेलोपियन ट्यूब को काट दिया, या मेल में जो टेस्टिस से पाइप निकल रही है एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं। किसको काट देते हैं? वास्ट डिफरेंस, जिससे स्पर्म आ रहा था। इसीलिए बेटा मेल में जो सर्जिकल ऑपरेशन होता है उसे कहते हैं वेसेक्टॉमी। क्या कहते हैं बेटा? वेसेक्टॉमी, क्योंकि क्या रिमूव कर रहे हैं बेटा? वास्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं बेटा? वास्ट। और फीमेल में बेटा फेलोपियन ट्यूब, तो उसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। क्या कहते हैं बेटा? ट्यूबेक्टॉमी। देखते हैं आपके पीपीटी में अगर लिखा होगा तो बता देंगे। देखो जैसे लिखा है मैकेनिकल मेथड में, समझ गए ना बेटा? मैकेनिकली फिजिकली हमको स्पर्म और ओवा को मिलने से रोकना है। जैसे बेटा जैसे कॉन्डम, जैसे मेल कॉन्डम, ये क्या है बेटा? फीमेल, बट सबसे ज़्यादा कॉमन पॉपुलर मार्केट में मेल कॉन्डम है, क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, सस्ता है, जो यूज़र होता है खुद इस्तेमाल कर सकता है, इसमें किसी डॉक्टर नर्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखो फिजिकल डिवाइस लाइक कॉन्डम फॉर मेल एंड फीमेल एंड डायफ्राम। क्या होता है बेटा? डायफ्राम और वॉल्स क्या होते हैं? अगर किसी को बहुत ज़्यादा देखना हो तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है 12th क्लास वाली, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस बनाए। इस तरह का होता है डायफ्राम और वॉल्स। और क्रीम्स का भी यूज़ किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, फीमेल खुद इंट्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है बेटा? दीज वर्क बाय प्रिवेंटिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। तो अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि मैकेनिकल या बैरियर मेथड काम कैसे करता है, तो ये फिजिकली रोक रहा है स्पर्म और ओवा को मिलने से। और सब मेथड में क्या होगा, स्पर्म ओवा मिल रहे होंगे पर या तो उन्हें फर्टिलाइज नहीं होने दे रहा होगा, या फिर फर्टिलाइज हो भी गया तो इम्प्लांट नहीं होने दे रहा होगा। समझ गए? अगर बाई चांस इम्प्लांट हो भी गया तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करा के तोड़ के बाहर भगा देगा। ये कैसे काम कर रहा है? स्पर्म और ओवा को मिलने ही नहीं दे रहा है। ठीक है? बैरियर मेथड है हेल्प प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड एसटीडी। बेटा अगले जो मेथड्स पढ़ेंगे ना वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं बचा रही होगी। यही है फिजिकल मेथड बैरियर, जो मैं आपको बता रहा था कॉन्डम, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा रही होती है लोगों को। आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है? लिख लोगे। फिजिकल मेथड समझ गए? बैरियर मेथड नाम ही है। बैरियर मतलब बैरियर का काम कर रहा है, फिजिकल मेटिंग रोक रहा है, किस किस का? स्पर्म का और ओवा। 2 काम है, प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहा, दूसरा क्या कर रहा है बेटा? किससे बचा रहा है बोलो? एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगला पॉइंट है बेटा केमिकल मेथड। क्या है बेटा? केमिकल। मैंने बोला ना मार्केट में बहुत सारी टैबलेट्स वगैरह, जैसे एक सहेली बनाई है, किसने बनाई है? इंडियन
लखनऊ, CDRI, हाँ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। लखनऊ वालों ने एक दवाई रिसर्च की सहेली, क्योंकि ये जो पिल्स है ना, पिल्स डेली खानी पड़ती है डेली, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है फीमेल के लिए कि कभी भूल गए। अभी उन्होंने एक पिल बना दी जिसका नाम था सहेली है, हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी होती है, सिर्फ एक बार। डॉक्टर क्या कहते हैं, मान लो कि ना वैसे पिल्स का काम तो केवल कुछ दिनों का है, पर अगर फीमेल को मैंने बोला कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से लेकर केवल आपको 15-18 दिन तक खाना है, तो क्या होता है वो भूल जाती है, 1-2 दिन गैप हो गया तो फिर आगे खिंच जाता है। तो अब क्या किया कंपनी वालों ने, क्या किया कि जितने दिन की ज़रूरत है उतनी तो पिल दे ही दी, और साथ में जो 4-5 दिन 10 दिन जिसकी ज़रूरत नहीं है, 7-8 दिन, उसमें हमने आयरन वगैरह की पिल्स डाल दी। क्यों? क्योंकि पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हुई है तो खून की कमी है, खून बनने के लिए आयरन वगैरह चाहिए होता है, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B1, विटामिन B2, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो जो मेडिकल कंपनीज़ हैं उन्होंने क्या किया, टैबलेट में वो जो दवाइयाँ हैं उनके साथ में क्या किया, आयरन और विटामिन की टैबलेट्स डाल दी, ताकि पूरे 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 30 दिन की, तो रेगुलर बेसिस पे आप वो खाओ टैबलेट्स को। आपको इतना डिटेल में नहीं जानना, आपको बस ये जानना है केमिकल मेथड में क्या क्या आता है। एक तो ओरल पिल आता है एंड क्या आता है बेटा, वजाइनल पिल। इसके अलावा आपको याद क्या करना है, दिस पिल कंटेन हार्मोन। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे हार्मोन होंगे जो या तो किसको डिप्रेस कर रहे होंगे, प्रोजेस्टेरॉन को, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन को या तो बनने नहीं दे रहे होंगे या कम बनने दे रहे होंगे। इसके अलावा या तो क्या करवा रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्शन, या तो क्या करवा रहे होंगे, अंडा ही नहीं बनने दे रहे होंगे, हैं, या क्या कर दे रहे होंगे, स्पर्म को मार दे रहे होंगे, है ना, या फिर क्या नहीं होने दे रहे होंगे, इम्प्लांटेशन। भाई 3-4 तरीकों से काम कर रही है दवाई। या तो अंडा ही नहीं बना तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी, सही है ना, या फिर क्या कर रहा होगा ना, सिर्फ अंडा नहीं बनने दे रहा, कई सारे काम कर रही होती है। अंडा भी नहीं बनने देगी, स्पर्म को भी मार देगी, बाई चांस स्पर्म फर्टिलाइज हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं करने देगा। समझ रहे हो? तो बहुत सारे काम इकट्ठे करते हैं। दीज मेथड हैव सर्टेन साइड इफ़ेक्ट में उल्टी होती है, वॉमिशन होती है, कभी कभी ट्यूमर के भी केसेस देखे गए हैं, कैंसर के भी केसेस देखे गए हैं। फिजिकल मेथड में नहीं, केमिकल मेथड में। इट कैन नॉट प्रिवेंट, हाँ यही क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा था, ये आ सकता है, बट ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाते नहीं। बेटा एक बार पीछे और लाइट जलाई हो, ठीक है, कर दो, बंद कर दो। सही है, ऐसे ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, वो लाइट ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो बेटा अगर आपसे पूछे STD से कौन बचा रहा था बेटा, मैकेनिकल बैरियर मेथड, कौन ना, पर केमिकल